आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंधकारमय अध्याय की जिसने एक पूरी सभ्यता को लगभग खत्म कर दिया। एक ऐसे किस्से की जहां सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी मातृभूमि को लूटा गया, उसकी आत्मा को कुचला गया और उसके बच्चों को गुलाम बनाया गया। ये कहानी है अंग्रेज़ों के अत्याचार की, लूट की और उस कीमत की जो हमारे पूर्वजों ने चुकाई। सवाल है, आखिर ये कैसे हुआ? कैसे करोड़ों की आबादी वाला भारत हजारों मील दूर से आए कुछ 100 व्यापारियों का गुलाम बन गया? क्या ये महज एक किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? और सबसे अहम, इस गुलामी की कीमत हमारे पूर्वजों ने किस तरह चुकाई? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम घुसेंगे इतिहास के उस कीचड़ में जिससे शायद आप आज तक अनजान रहे हों। हम बात करेंगे उन लाखों लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपनी इज्जत गंवाई और उस शोषण की जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी अतीत का वो दर्द है जिसे जानना हर भारतीय का फर्ज है। अगर इतिहास की ऐसी ही गहरी परतों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का ये खास वीडियो देखने के बाद लाइक भी ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता वो उसे दोहराने के लिए मजबूर है। 17वीं सदी के भारत की तस्वीर देखिए। दुनिया का सबसे अमीर देश, सोने की चिड़िया। ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। जी हाँ, उस वक्त भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 25 से 30% हिस्सा थी। अंग्रेज खुद लिखते हैं कि भारत उस वक्त दुनिया का सबसे धनी देश था, जहाँ की चमक देखकर आंखें चौंधिया जाती थीं। यहाँ की कपड़ा उद्योग का कोई सानी नहीं था। ढाका का मलमल इतना महीन होता था कि उसे बुनी हुई हवा कहा जाता था। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब के दरबार में एक नृत्यांगना ने इतने महीन कपड़े की 7 परतें पहन रखी थीं, फिर भी उसके शरीर पर बना टैटू साफ दिख रहा था। ये थी भारतीय कारीगरों की कला। भारतीय मसाले, हीरे, सोना यूरोप के बाजारों में हाथों हाथ बिकते थे। यूरोपीय देश इस समृद्धि से इतने प्रभावित थे कि वे यहाँ से माल लेकर अपने देश में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। गोलकुंडा की खदानों से निकलने वाले हीरे दुनिया भर में मशहूर थे। कोहिनूर, जो आज ब्रिटेन के ताज की शोभा है, उसी धरती की देन था। लेकिन इस मुनाफे की लालसा ने जल्द ही यूरोपीय दिलों में लालच पैदा कर दिया। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वे मालिक बनना चाहते थे, और इसी लालच ने भारत की तकदीर का फैसला कर दिया। 1600 में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। शुरुआत में वे सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत से मसाले और कपड़ा खरीदकर यूरोप बेचती थी। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। उन्होंने देखा कि यहाँ का शासन तंत्र थोड़ा कमज़ोर है और वे अपने पैर पसार सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में अपनी बस्तियां बसा लीं। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य अब कमज़ोर हो रहा है। औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। नादिर शाह का हमला, फिर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, इन सब ने मुगलों की कमर तोड़ दी थी। इस आपसी फूट और साम्राज्य के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाने में कंपनी ने कोई देर नहीं लगाई। अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि तलवार के बल पर ही इस देश को जीता जा सकता है। उन्होंने अपनी सेना बनानी शुरू की, भारतीय सिपाहियों को भर्ती किया, उन्हें यूरोपियन हथियार दिए और उन्हें यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया। और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया, राजनीतिक चाल। उन्होंने देखा कि भारतीय राजा और नवाब आपस में लड़ते हैं। उन्होंने इस फूट को भुनाया, एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, कर्ज दिया, सेना दी और बदले में ज़मीन और अधिकार मांगे। 1757 की बात है। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। वो एक जवान और जोशीला शासक था जो अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत को समझ गया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो बंगाल की गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी समझ बूढ़ों से भी ज़्यादा पैनी थी। उसने देखा कि अंग्रेज़ अपने व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिना इजाज़त किलेबंदी कर रहे हैं। उसने उनका विरोध किया और कलकत्ता पर हमला कर दिया। उसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ये वही ब्लैक होल या काला कोठरी की घटना वाला मामला था जिसे अंग्रेज़ों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 146 अंग्रेज़ों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया और सुबह तक 123 मर गए। इतिहासकारों का मानना है कि ये संख्या बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई गई थी ताकि अंग्रेज़ों में नवाब के खिलाफ गुस्सा पैदा किया जा सके। अंग्रेज़ इससे बौखला गए। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बदले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अंग्रेज़ जानते थे कि सीधे युद्ध में नवाब की सेना को हराना मुश्किल होगा। नवाब के पास विशाल सेना थी, फ्रांसीसी तोपची थे और उसके पास अपार
धन था, तो उन्होंने वो हथियार इस्तेमाल किया जो सबसे खतरनाक होता है, विश्वासघात। उन्होंने नवाब के दरबार में घुसपैठ की, नवाब के सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया, जो नवाब से नाराज चल रहा था। उसे वादा दिया गया कि अगर वो अंग्रेज़ों की मदद करेगा तो उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा। इसके अलावा उसे भारी मात्रा में धन भी देने का वादा किया गया। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में वो ऐतिहासिक जंग लड़ी गई। नवाब सिराजुद्दौला की सेना तो बड़ी थी, लेकिन मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से वो युद्ध हार गया। नवाब को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्लासी की इस जीत ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रख दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भारत की आज़ादी का पहला शमशान था, जिसे देशद्रोह की स्याही से लिखा गया। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो अंग्रेज़ों की कठपुतली था। उसे हर हुक्म मानना पड़ता था और अंग्रेज़ों को भारी मात्रा में धन देना पड़ता था। उसने अंग्रेज़ों को लाखों रुपए दिए, लेकिन उनका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। जब उससे पैसे नहीं दिए गए तो अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम समझदार था। उसने महसूस किया कि अंग्रेज़ों की गुलामी करना मुश्किल है। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, प्रशासन सुधारा और अंग्रेज़ों से बगावत कर दी। उसने अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकार छीन लिए और उनके सिपाहियों पर हमला कर दिया। लेकिन अब तक अंग्रेज़ और ताकतवर हो चुके थे। मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। वो भागा और अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल गया। तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गठबंधन कर लिया। 1764 में बक्सर के मैदान में मीर कासिम, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से भिड़ गई। ये सेना विशाल थी, हजारों सैनिक थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास बेहतर हथियार और अनुशासन था। इसके अलावा भारतीय सेना में फिर आपसी तालमेल की कमी थी। बक्सर की इस जीत ने अंग्रेज़ों को पूरे उत्तर भारत का रास्ता खोल दिया। मुग़ल बादशाह ने स्वीकार कर लिया कि अब वो अंग्रेज़ों के अधीन है। अवध के नवाब को अपंग कर दिया गया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे अब हिंदुस्तान के असली बादशाह बनने की ओर बढ़ चले थे। अंग्रेज़ों की असली मंशा अब खुलकर सामने आ गई थी। वे यहाँ की दौलत लूटना चाहते थे और उन्होंने लूटा भी। शुरू हुआ भारत का सबसे काला अध्याय, आर्थिक लूट। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के खजाने से जितना सोना चांदी लूटा, उसकी कीमत आज के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए की होगी। उसने खुद 2,30,000 पाउंड से ज्यादा की संपत्ति लूटी, जो आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए बनती है। वो खुद तो लूट ही रहा था, अपने अफसरों और सिपाहियों को भी लूटने की छूट दे दी गई। क्लाइव ने खुद कबूल किया था कि वो लूट की उस मात्रा को देखकर खुद हैरान था। बंगाल से लूटा गया ये धन इंग्लैंड भेजा गया और वहां औद्योगिक क्रांति की नींव रखी गई। यानी जिस आधुनिक इंग्लैंड को हम आज देखते हैं, उसकी नींव में भारत के खून पसीने की ईंटें जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन के हर कारखाने, हर मशीन में भारत का लूटा हुआ सोना बसा है। जितना माल जहाज़ों से ले जाया जाता, उसकी कीमत चुकानी तो दूर, उल्टा भारत से टैक्स वसूला जाने लगा। भारत से माल ले जाओ और भारत से ही टैक्स लो। अंग्रेज़ों ने ऐसी व्यापार नीति बनाई कि भारतीय कारीगर बर्बाद हो गए। भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि ब्रिटेन के बने कपड़े सस्ते दामों पर भारत में बेचे जाने लगे। करोड़ों भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए। हथकरघा उद्योग तहस नहस हो गया। इस आर्थिक लूट ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। पहले जहां बंगाल अनाज से लदा रहता था, वहां अकाल पड़ने लगे। सबसे भयानक अकाल पड़ा 1770 में, जिसे 76 का मनवंतर कहा जाता है। ये इतिहास का सबसे भीषण अकाल था। अंग्रेजों की नीतियों की वजह से किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। उन्होंने किसानों से इतना भारी टैक्स वसूला कि किसानों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अंग्रेज अफसरों ने महसूल वसूली जारी रखी, चाहे किसान भूखों मर रहे हों। हालत ये हो गई कि सड़कों पर लाशें बिछ गईं। लोग घास पत्ते खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। माएं अपने बच्चों को बेच रही थीं। भूखे लोगों ने सड़कों पर गिरकर दम तोड़ दिया। अनुमान है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई। करोड़ों लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेज उनका अनाज छीनकर विदेश भेज रहे थे और भारी टैक्स वसूल रहे थे। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इस अकाल के दौरान अंग्रेजों ने अनाज का निर्यात जारी रखा। बंगाल से अनाज लदे जहाज इंग्लैंड जाते रहे, जबकि यहाँ लोग भूखों मर रहे थे। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा अत्याचार था, जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। इस लूट और जुल्म के खिलाफ भारत में कई बार विद्रोह हुए, लेकिन हर बार उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। 1857 में एक ऐसा तूफान उठा जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। ये विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह से शुरू हुआ। कहा गया कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से खोलना पड़ता है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। किसानों पर अत्याचारी टैक्स, जमींदारों की बर्बादी, राजाओं का अपमान, हर तबके में गुस्सा भर चुका था। लोग इसलिए भी गुस्से में थे क्योंकि अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों और धर्म में दखल दे रहे थे।
उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, सती प्रथा रोकी, जो भले ही समाज सुधार के लिए थी, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज में इसे धर्म में दखल माना गया। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई ये आग देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तक फैल गई। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों से लोहा लिया और शेरनी की तरह लड़ी। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह नाम कम, क्रांतिकारी ज्यादा थे। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन एक बार फिर आपसी फूट और बेहतर हथियारों के आगे ये विद्रोह दब गया। कई राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के पास बेहतर संगठन और संचार व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने इसका बेरहमी से बदला लिया। हजारों लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। सैकड़ों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक पर जहां कभी खुशियां बिखरती थीं, वहां खून की नदियां बहाई गईं। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इस विद्रोह के बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश ताज का राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज डूब गया, लेकिन अत्याचार का दौर खत्म नहीं हुआ। 1857 के बाद अंग्रेज और भी ज्यादा खूंखार हो गए। उन्होंने भारतीय समाज की नस नस में जहर घोलना शुरू कर दिया। उनकी नीति थी, भारतीयों को इंसान न समझो, बल्कि गुलाम समझो। अब भारतीयों को उनकी अपनी जमीन पर तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाने लगा। अंग्रेज अफसर भारतीयों से ऐसे बात करते थे जैसे वे कोई जानवर हों। रेलवे स्टेशन पर अलग प्रवेश द्वार, अलग वेटिंग रूम, अंग्रेजों के लिए अलग क्लब जहां भारतीयों को घुसने की इजाजत नहीं थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं बैठने दिया जाता था। आईसीएस जैसी सेवाओं में भारतीयों की एंट्री लगभग बंद थी। अगर कोई भारतीय आईसीएस अफसर बन भी जाता तो उसकी तनख्वाह उसके अंग्रेज सहकर्मी से कई गुना कम होती थी। इसी दौर में लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति लागू की। उसने कहा कि हमें ऐसे भारतीय तैयार करने हैं जो खून से भारतीय हों, लेकिन रंग, रूप, विचार और बुद्धि से अंग्रेज, यानी वे अंग्रेजों के चमचे बने और उनकी गुलामी करें। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भाषाओं और संस्कृति को पिछड़ा और बेकार बताया जाने लगा। संस्कृत और फारसी के स्कूल बंद किए गए। भारतीय अपनी ही धरोहर से कटते गए। अंग्रेजों का अत्याचार सिर्फ राजनीति या शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। नए नए टैक्स लगाए गए। जमीन की पैदावार का आधा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। सूखा पड़े, बाढ़ आए, फसल खराब हो, टैक्स तो देना ही था। अकाल पड़ने पर भी टैक्स में छूट नहीं मिलती थी। उल्टा अंग्रेज अफसर और सख्ती से वसूली करते थे। किसान कर्ज में डूबते गए और उनकी जमीनें छीन ली गईं। साहूकारों ने उन्हें और लूटा। हजारों की संख्या में किसान भूखों मरने लगे। 1876 से 1878 तक दक्षिण भारत में पड़ा अकाल इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। ये अकाल मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर, हैदराबाद में फैला था। करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। अंग्रेज अफसर इस दौरान भी मौज मस्ती और खेलों में व्यस्त रहे। उन्होंने राहत सामग्री भेजने की बजाय अनाज का निर्यात बढ़ा दिया। भारत से अनाज लदे जहाज इंग्लैंड जाते रहे। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने इस दौरान दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि उसी समय दक्षिण में लोग भूखों मर रहे थे। ये उनकी क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण था। इन हालातों में भी भारत की आत्मा जिंदा थी। देर सवेर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठनी ही थी। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। शुरुआत में वे नरम दल वाले थे, जो अंग्रेजों से गुहार लगाते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज इंसाफ करेंगे, वे हमें सुधार देंगे। लेकिन जलियांवाला बाग कांड ने उनकी आंखें खोल दी। 1919 में जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जो बैसाखी के मौके पर इकट्ठा हुए थे। लोग शांति से इकट्ठा थे, महिलाएं और बच्चे भी थे। डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए। डायर ने दावा किया कि उसने सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ब्रिटेन में उसका स्वागत किया गया और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। इस घटना ने पूरे भारत में आग लगा दी। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका। गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ाद हिंद फौज बनाकर दिल्ली चलो का नारा लगाया। उन्होंने जापान की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ सेना खड़ी की और अंडमान पर कब्जा भी किया। लाखों युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इस बार अंग्रेज समझ गए कि अब उनका वक्त खत्म हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज इतने कमजोर हो गए थे कि वे भारत को और गुलाम नहीं रख सकते थे। उनके अपने देश में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ थी।
भारत में नौसेना का विद्रोह हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन हुए, हर तरफ अशांति थी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी ऐसी थी जिसमें देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। बंटवारे ने एक बार फिर अंग्रेजों का असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने जल्दबाजी में रेड क्लिफ लाइन खींची, बिना ये सोचे कि इससे लाखों लोग बेघर होंगे। उन्होंने देश को बांटा, लाखों लोग बेघर हुए और खून की नदियां बहीं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। करीब 1 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा और दूसरी तरफ जाने को मजबूर हुए। लाखों लोग मारे गए। अंग्रेज इस सबसे बेखबर होकर अपने देश चले गए, पीछे एक जलता हुआ देश छोड़कर। आज भारत आज़ाद है, हम सांस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए खून बहाया, मिट्टी में मिल गए। ये देश उन लाखों शहीदों की कुर्बानी की नींव पर खड़ा है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। ये देश उन किसानों का है जो अकाल में मर गए, उन बुनकरों का है जो बेरोजगार हो गए, उन राजाओं का है जिन्होंने अपना सिंहासन गंवा दिया। आज भी अंग्रेजों के जख्म हमारे शरीर पर गहरे हैं। हमने जो खोया वो कभी वापस नहीं आ सकता। हमारा सोना, हमारा हीरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, सब कुछ लूट लिया गया। फिर भी हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं, यही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजों के अत्याचार और भारत की गुलामी की दर्द भरी कहानी। इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें एकजुट रहना है, क्योंकि फूट ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हमें अपने इतिहास को जानना है और उसे कभी नहीं भूलना है। हमें ये भी समझना है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, ये मानसिक भी होती है। आज भी हम में से कई लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। अंग्रेजी भाषा की चमक में, पश्चिमी संस्कृति के अंध अनुकरण में। हमें उस गुलामी से भी मुक्त होना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने देश का ख्याल रखिए।